अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप सो यू आर फाइन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो एंजाइम इनहिबिशन के हवाले से है। इस सरफेस केमिस्ट्री एमएससी केमिस्ट्री पार्ट 2 पंजाब यूनिवर्सिटी में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, काफ़ी दफ़ा रिपीटेड है। 15 मार्क्स का आ जाता है, 25 मार्क्स का भी आ सकता है, ठीक है। तो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वैसे भी जो सरफेस केमिस्ट्री पढ़ने वाले हैं तो वो एंजाइम कैटालिसिस लाजमी पढ़ते हैं, एंजाइम इनहिबिशन लाजमी पढ़ते हैं। एंजाइम इनहिबिशन होती क्या है? हमने इससे पहले जो टॉपिक किया है वो एंजाइम कैटालिसिस वाला है। एंजाइम कैटालिसिस में हमने देखा है कि कैसे एंजाइम एज कैटालिस्ट यूज़ होते हैं। एंजाइम एक बायोपॉलीमर है, ठीक है। बायोपॉलीमर कैटालिस्ट है जो कि हमारी बॉडी में लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो रिएक्शंस हो रहे होते हैं उनको क्या करता है, कैटालाइज्ड करता है, ठीक है। उनको कैटालाइज्ड करता है, ठीक है। एज कैटालिस्ट यूज़ होता है एज इन द एंड ऑफ रिएक्शन, इन द एंड ऑफ यानी आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ केमिकल रिएक्शन वो क्या हो जाता है, रिकवर हो जाता है। आज हमने एंजाइम इनहिबिशन का मतलब होता है डिक्रीज़, यानी कि एंजाइम इनहिबिशन का मतलब है कि एंजाइम जो हम एज कैटालिस्ट यूज़ कर रहे हैं उसकी एक्टिविटी जो सी होती है वो डिक्रीज़ हो जाती है। किस वजह से डिक्रीज़ हो जाती है? एक एक्स्ट्रा बंदा आ जाता है, एक फॉरेन सब्सटेंस आ जाता है जो कि उसकी एक्टिविटी को क्या कर देता है, डिक्रीज़ कर देता है। इसमें डेफिनेशन इसकी इस तरह है कि द डिक्रीज़ इन रेट ऑफ एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शन। अब जो एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शन है उसका रेट क्या हो जाता है, डिक्रीज़ हो जाता है एज अ रिजल्ट ऑफ कम्प्लेक्स फार्मेशन। यानी कि एक देखो, पिछले में हमने पढ़ा था एंजाइम और सबस्ट्रेट के साथ साथ कम्प्लेक्स बन रहा है। इसमें इस तरह है कि एंजाइम और सबस्ट्रेट तो हैं लेकिन एक और फॉरेन सब्सटेंस भी है, फॉरेन सब्सटेंस, उसे हम इनहिबिटर का नाम देते हैं, जो कि एंजाइम की एक्टिविटी को क्या कर देता है, कम कर देता है, उसके रेट को क्या कर देता है, कम कर देता है। क्या कर देता है, कम कर देता है। अब जो वो कम करता है ना उस फॉरेन सब्सटेंस को हम क्या कहते हैं, इन एंजाइम इनहिबिटर, और इस प्रोसेस को क्या कर रहे होते हैं, एंजाइम इनहिबिशन, ठीक है। एंजाइम इनहिबिशन की 2 टाइप्स है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एंजाइम इनहिबिशन। फर्स्ट, रिवर्सिबल रिएक्शन एंड देन इरिवर्सिबल एंजाइम इनहिबिशन, ठीक है। रिवर्सिबल इनहिबिशन की हमने फर्दर टाइप्स पढ़नी है, ठीक है। इसमें कम्पिटिटिव है, अनकम्पिटिटिव है, नॉन कम्पिटिटिव है। आज जो मैंने आपको पढ़ानी है वो कम्पिटिटिव एंजाइम इनहिबिशन, और ये रिवर्सिबल है। रिवर्सिबल का मतलब है कि क्या कर सकते हैं, उसे रिवर्स कर सकते हैं। रिवर्स रिएक्शन पढ़े थे ना, रिवर्स रिएक्शन और फॉरवर्ड रिएक्शन। कि रिवर्स रिएक्शन में ये था कि जो यानी कि जो क्या एक दफ़ा प्रोडक्ट बना के दोबारा रिएक्टेंट में क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है, जो बोथ डायरेक्शन में क्या होता है, रिएक्शन हो रहा होता है, फॉरवर्ड में भी और रिवर्स में भी। इसको कहते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन। अब कम्पिटिटिव इनहिबिशन में क्या होगा, इन दिस इनहिबिशन देयर इज़ अ कम्प्लेक्सेशन, कम्प्लेक्स बनेगा सबस्ट्रेट और एंजाइम के दरमियान भी, और एंजाइम एंड फॉरेन सब्सटेंस के दरमियान भी, एंजाइम और फॉरेन सब्सटेंस के दरमियान भी, और एंजाइम और सबस्ट्रेट के दरमियान भी। हमारा रेट कहाँ से निकलता है, जहाँ पे एंजाइम और सबस्ट्रेट कम्प्लेक्स बनाते हैं उससे हमें रेट कैलकुलेट होता है। अब देखो, जहाँ पे 100% एंजाइम ने 100% सबस्ट्रेट के साथ अटैच होना था, वहाँ पे क्या करेगा, एंजाइम 50% अटैच होगा और 50% किसके साथ अटैच हो जाएगा, फॉरेन सब्सटेंस यानी इनहिबिटर। तो इनहिबिटर के साथ जब अटैच होगा तो हमारी 50% रेट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ये इस तरह हो जाएगा हमारा रेट कम। अब इन कम्पिटिटिव इनहिबिशन एंजाइम हैज़ एबिलिटी टू बाइंड, मैंने यही बताया कि एंजाइम के पास एबिलिटी होती है वो बाइंड कर सकता है बोथ सबस्ट्रेट के साथ भी और इनहिबिटर के साथ भी। क्यों? क्योंकि इनका साइज़, शेप, इवन के इनकी एक्टिव साइट्स जिन पे जाके एंजाइम ने अटैच होना होता है वो भी सिमिलर होती है, ठीक है। किस तरह, इनकी एक्टिव साइट भी क्या होती है, सेम होती है। अच्छा,
अब जो स्कीम है कम्पिटिटिव इनहिबिशन की वो ये है, सिंपल सी वही एंजाइम कैटालिसिस की तरह। पहले आपने क्या करना है, एंजाइम सबस्ट्रेट कम्प्लेक्स की क्या निकालनी है, वो वैल्यू निकालनी है। अब पहले देखो एंजाइम और सबस्ट्रेट मिल रहे हैं, क्या बन रहा है, एंजाइम सबस्ट्रेट कम्प्लेक्स बन रहा है। 1 मिनट, ये देखो यहाँ पे, सॉरी, यहाँ पे क्या बन रहा है, ये वाला, ये एंजाइम सबस्ट्रेट कम्प्लेक्स है। ठीक है, कौन कौन मिला है, एंजाइम मिला है और सबस्ट्रेट मिला है। ठीक हो गया। अच्छा, और यही एंजाइम सबस्ट्रेट कम्प्लेक्स फिर आगे किस में कन्वर्ट हो रहा है, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है और एंजाइम में कन्वर्ट हो रहा है। प्रोडक्ट बन गया हमारे पास, और एंजाइम ने क्या होना है, एंड पे जाके रिकवर हो जाना है। अब ये तो होगी एक बात, ठीक है, ये तो हो गया हमारा एंजाइम सबस्ट्रेट कम्प्लेक्स बन गया। अब पहले इसकी हम देख लेते हैं कि एंजाइम सबस्ट्रेट कम्प्लेक्स की किस तरह, वो पिछली बार की तरह जैसे हमने निकाली थी इसी तरह हमने निकालनी कि नेट रेट ऑफ फार्मेशन यहाँ पे निकाल लिया इस जगह। ये देखो नेट रेट ऑफ फार्मेशन हमने लिखा है, वो ही बिल्कुल सेम टू सेम जो उधर कंसेप्ट जो उधर स्टेप हमने यूज़ किए हैं वो यूज़ कर रहे हैं कि रेट ऑफ फार्मेशन, जो रेट ऑफ फार्मेशन ऑफ एंजाइम सबस्ट्रेट हो रही है और रेट ऑफ जो यानी डिकम्पोजिशन हो रही है। अब देखो फार्मेशन कहाँ पे हो रही है, फार्मेशन हो रही है ई और एस मिल रहे हैं, एंजाइम सबस्ट्रेट कम्प्लेक्स बना रहे हैं विद कांस्टेंट K1, और डिकम्पोजिशन कहाँ पे हो रही है, K1 डैश ई एस किस में कन्वर्ट हो रहा है, बैकवर्ड जा रहा है ई और एस में, और यहाँ पे किधर जा रहा है, फॉरवर्ड जा रहा है प्रोडक्ट में। यहाँ पे भी डिकम्पोज हो रहा है, यहाँ पे बैकवर्ड साइड पे भी क्या हो रहा है, बैकवर्ड साइड पे भी यहाँ पे भी डिकम्पोज हो रहा है। जब इस तरफ एरर जा रहा है और यहाँ पे भी क्या हो रहा है, कौन डिकम्पोज हो रहा है, ई ऑफ एस डिकम्पोज हो रहा है। ठीक है, बात समझ आई है। अब मैं एक तरतीब से चला रहा हूँ, आप साथ साथ अगर लिखते जाएंगे ना तो आसानी हो जाएगी। ठीक है, अब देखो हमने क्या लगाई, हमने इसके बाद इनका रेट लिखा DES बाय, यहाँ पे लिखा ये रेट लिखा, ये किसके इक्वल होगा। अब जो फॉर्मेशन है उसमें से डिकम्पोजिशन माइनस होगी। अब जब स्टडी स्टेट अप्रॉक्सीमेशन हम लगाते हैं, स्टडी स्टेट जब अप्रॉक्सीमेशन हम लगाते हैं तो हमारे पास DS बाय DT ये क्या हो जाता है, ये ज़ीरो हो जाता है। क्या हो जाता है, ज़ीरो। ठीक है, ये क्या हो जाता है, ज़ीरो हो जाता है। जब ये ज़ीरो के इक्वल होगा और हम ये वाला ज़ीरो के इक्वल, ये मैंने लिखी हुई इक्वेशन, ठीक है, जब ये ज़ीरो के इक्वल हो जाएगा, अब ये ज़ीरो के इक्वल हो गया, आगे हमने इसको क्या करना है, फर्दर चलाना है। तो फर्दर चलाते चलाते सेम स्टेप्स हैं जिस तरह एंजाइम कैटालिसिस में मैंने करवाए, सेम। अगर आपने वो टॉपिक किया तो ये तो मुश्किल ही नहीं, ये स्टार्टिंग वाला सारा है ही वो। ठीक है, इसमें ई ऑफ एस की क्या निकाल ली है मैंने, वैल्यू निकाल ली। अब इसके बाद सेकंड पॉसिबिलिटी क्या है, पहले तो एंजाइम सबस्ट्रेट के दरमियान तो कम्प्लेक्स बन गया, ये हमारे पास आ गया। ठीक है, ये हमारे पास चीज़ आ गई। अब सेकंड पॉसिबिलिटी इसमें ये है, कि एंजाइम और इनहिबिटर का भी रिएक्शन होगा और उनका भी क्या बनेगा, कॉम्प्लेक्स बनेगा, तो हमारे पास वो आ जाएगा। अब देखो इसमें देखो कि एंजाइम और इनहिबिटर क्या कर रहे हैं, रिएक्शन कर रहे हैं, और हमारे पास रेट कांस्टेंट फॉर एंजाइम इनहिबिशन आ रहा है, जो कि एंजाइम के साथ इनहिबिटर रिएक्ट कर रहा है। अब ये हम क्या करेंगे, ये चीज़ आगे ले जाएंगे और यहाँ से एंजाइम इनहिबिटर की क्या निकाल लेंगे, एंजाइम इनहिबिटर कम्प्लेक्स की क्या निकाल लेंगे, वैल्यू निकाल लेंगे। जब वैल्यू निकालेंगे तो ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन, याद है आपको मैंने बताया था कि ये इक्वेशन लिख लो, ये बड़ी गोल्डन इक्वेशन है। ये जो एंजाइम कैटालिसिस का मैंने पार्ट 2 अपलोड किया है, अगर उसको आपने देखा है तो ये तो आपके लिए है ही चीज़ को नहीं, ये तो शय ही कोई नहीं, आसान सी है। यहाँ से ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन किस पे, सेकंड स्टेप पे डिपेंड कर रहा है, तो हमने रेट ऑफ रिएक्शन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ES लिख लिया। तो यहाँ पे आपने ES लिख लिया तो ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन आ गया। ठीक है,
हमारे पास एंजाइम सबस्ट्रेट कम्प्लेक्स की भी वैल्यू आ गई, ये लिखी है। एंजाइम इनहिबिटर की भी वैल्यू आ गई, ये लिखी है। ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन भी आ गई, ये लिखा है। ठीक है, अब हमने क्या थर्ड स्टेप करना है? थर्ड स्टेप ये करना है कि हमने एंजाइम जो इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ एंजाइम है इन वेसल, और वो उसको लिखना है। तो इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ एंजाइम किसके इक्वल होगा? फ्री एंजाइम के, एंजाइम सबस्ट्रेट कम्प्लेक्स के और एंजाइम इनहिबिटर कम्प्लेक्स के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, जब इसको रीअरेंज करेंगे, ई की वैल्यू इसमें से निकालेंगे, ई नॉट की वैल्यू यानी ई नॉट इज इक्वल टू ई प्लस ई एस प्लस ई आई। ई आई की वैल्यू पीछे से आई है, वहाँ पे हमने पुट कर दी, ई एस की भी वैल्यू पुट कर दी। ठीक है, ई आई की वैल्यू पुट की, समझ आई? यहाँ से हमने क्या कर लिया, इन दोनों में से, इसमें से और इसमें से ई को क्या कर लिया, कॉमन कर लिया। जब ई को कॉमन किया तो वन ये वाला और आई ओवर के आई बच गया हमारे पास। ये हमारे पास इक्वेशन आ गई, ये वाली इक्वेशन। और सेकंड में जाके फिर हमने ई की वैल्यू ये ऊपर से ली। ठीक है, यहाँ पे आके क्या कर दी, इस जगह आके पुट कर दी। ठीक है, पुट की तो हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास एक, फिर हमने क्या किया, ई ऑफ एस को ओवरऑल क्या कर लिया, कॉमन कर लिया। जब कॉमन करेंगे तो ये सारी जो सी है, ये वाली चीज़ इसके साथ मल्टीप्लाई हो रही होगी, तो उसको उधर ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगी, इधर मल्टीप्लाई हो। इक्वेशन के एक साइड पे हमने मैथमेटिक्स में पढ़ा है कि एक साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा और दूसरे साइड पे जब जाएगी तो क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी। ये डिवाइड होगी। ठीक है, डिवाइड हो गई तो हमारे पास, हमने एक याद है इक्वेशन मैंने आपको बताई थी, गोल्डन इक्वेशन। गोल्डन इक्वेशन, इसको मैंने गोल्डन इक्वेशन का नाम दे दिया, K2E और S। ठीक है, यहाँ पे ई एस की क्या वैल्यू मैंने ई एस की वैल्यू पुट कर दी है। ठीक है, इस गोल्डन इक्वेशन में। ठीक है, तो ई एस की वैल्यू पुट करने के बाद हमारे पास क्या आ गई है, रेट ऑफ रिएक्शन की वैल्यू आ गई। ठीक है, ये हमें क्या शो कर रहा है, क्या शो कर रहा है, ये हमें ये शो कर रहा है कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन को इंक्रीज़ करने से इंक्रीज़ होता है, इनहिबिटर की कंसंट्रेशन को इंक्रीज़ करने से क्या होता है, डिक्रीज़ होता है। अगर हम इनहिबिटर की वैल्यू 0 पुट कर दें तो हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, ये वैल्यू आ जाएगी। ये आगे कंडीशंस हैं डिफरेंट किस्म की। ठीक है, वन बाय वन चेक करते हैं। अगर हम इनहिबिटर बाय के आई की वैल्यू, यानी कि यहाँ पे इनहिबिटर बाय के आई की वैल्यू, ये वाली वैल्यू क्या पुट कर दें, 1 पुट कर दें तो हमारे पास क्या निकलेगा। ठीक है, अगर 1 पुट करेंगे तो ये हमारे पास एक कांस्टेंट निकल आएगा, हमारे पास एक कांस्टेंट आ गया। ठीक है, अगर हम डिफरेंट किस्म की, अगर आई बाय के आई यानी इनहिबिटर बाय रेट कांस्टेंट बाय फॉर एंजाइम इनहिबिशन वाला जोन सा होगा के आई, उसको 0 पुट कर देंगे तो हमारे पास फिर कांस्टेंट वैल्यू आ जाएगी, यानी रेट ऑफ रिएक्शन क्या आ जाएगा, कांस्टेंट आ जाएगा। अगर सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन के या एम से बहुत ज़्यादा हो जाए तो फिर भी हमारा रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। अब जो 5 रिजल्ट इससे निकलता है वो ये है कि हमने इसको स्ट्रेट लाइन इक्वेशन बनाना है। स्ट्रेट लाइन इक्वेशन कौन सी होती है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। अब इसमें y क्या होता है, y एक्सिस है, x एक्सिस है, और m क्या है, स्लोप है, और c क्या है, इंटरसेप्ट है। आपने अगर फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ी है ना पार्ट 1 में, और आपने बीएससी में पढ़ी है, तो आपको इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन का बहुत अच्छे से अंदाज़ा है। ठीक है, तो हम ये जो पीछे इक्वेशन थी पिछले पेज पे, ये वाली इक्वेशन, हम इसको क्या कर देंगे, इन्वर्ट कर देंगे। जब इन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास एक इक्वेशन आ जाएगी जिसमें हमारे पास y ये होगा, m ये होगा, और x ये होगा। ये 1/del s
ये क्या होगा, x होगा, ठीक है। और c मैं आपको बताता हूँ, c ये होगा, ये वाली चीज़ c हो जाएगी, ये वाली, ठीक है, c हो जाएगी। अब इसको ना हम ग्राफिकली एक्सप्लेन कर रहे हैं। ग्राफिकली देखो, ग्राफिकली अगर देखो तो जो इन द प्रेजेंस ऑफ इनहिबिटर है वो कर्व क्या है, ज़्यादा है, डाउन है। जो इन द एब्सेंस ऑफ इनहिबिटर है वो क्या है, कर्व अप है। क्यों, उस पे जो हमारा रेट है वो मैक्सिमम है। जो इनहिबिटर की प्रेजेंस में हमारी कर्व जो सी होती है वो कम हो जाती है। इट्स मीन हमारा रेट ऑफ रिएक्शन, जो रेट ऑफ एंजाइम कैटालाइज रिएक्शन हो रहे होते हैं उनका रेट क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक है, समझ आई बात की? समझ आइए बात की? तो यहाँ ही हमारा ये टॉपिक जो सा है ना वो कंप्लीट होता है। ठीक है, थैंक यू। अब नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह अनकम्पिटिटिव और नॉन कम्पिटिटिव वाला कंप्लीट कर लेंगे।